हेलो, गुड इवनिंग। यूट्यूब वाले ज़रा एक बार कंफर्म कर दें कि आवाज़ की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी ओके, पिक्चर की क्वालिटी सो अगर है तो हम सेशन को शुरू कर देते हैं। और ये जो सेशन है हमारा, जो हमारा पर्पस था कि हम इन 6 डेज में सी और डी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के साथ साथ वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करेंगे बेसिकली। और कैसे कंप्लीट करेंगे? 3 टॉपिक कल हुए, 3 या 5 टॉपिक आज हो जाएंगे। और बाकी हम ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। और इस क्लास में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जब मैं क्लास लेने वाला था तो मैंने हमारे ही जैसे कुछ यूट्यूबर हैं और JIB CIB कराते हैं, लगातार कुछ ऐसे कमेंट पढ़े जो कि एक IT टीम होती है, वो नेगेटिव कमेंट। तो मार्केट में किस किस तरह की प्रैक्टिस चल रही हैं, और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अगर वो सही कमेंट कर रहे हैं तो सीधे हमारा फ़ोन नंबर लिखा रहता है, उसमें चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पास होना या नहीं होना एक अलग इशू है, लेकिन कंपटीशन के लिए किसी दूसरे चैनल द्वारा नेगेटिव कमेंट एक ही कंपनी को टारगेट करते हुए, ये गलत बात है। और ये आपका जो पीपीबी का पेपर है, पीपीबी का पेपर में जो नया मॉड्यूल डाला गया है वो यही है, बिजनेस एथिक्स। तो आप बिजनेस एथिक्स में सही से काम करें, ये सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो एनीवे, सबका अपना अपना काम है। तो शुरू करते हैं। सरफेसी एक्ट के बहुत सारे हमने पॉइंट कल जो लास्ट में हमने क्लास खत्म करी थी लगभग 1 बजे रात को, वो कर ली थी। अब उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि जो हमारा इन्फोर्समेंट होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, कौन उसको एक्टिवेट कर सकता है, किसको इस बात की पावर दी गई है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मैंने आपको कल की क्लास में ये बता दिया था कि आपका जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार और ब्रीफ कर लेते हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है किसी भी, आपने फाइनेंशियल एसेट यानी कि जो लोन दे रखा उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी ले रखी है, उस पर आपका इंटरेस्ट होता है। मींस लगाव होता है, आपने क्यों ले रखी है कि मेरा लोन बैड हो जाएगा तो मैं उसे, लेकिन उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना मींस कि भाई जरूरत पड़ने पर आपको उसको बेचना है, कब्जे में लेना है और बेचना है। तो कब्जे में लेना इज एनफोर्समेंट होता है, मतलब उसको लागू करा देना। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करा देना आपका एनफोर्समेंट कहलाता। तो इसमें देखते हैं क्या चीजें आती हैं। पहली बात तो यहाँ एक पॉइंट है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ आइदर सिविल कोर्ट और डीआरटी। इसमें डीआरटी और सिविल कोर्ट की जरूरत नहीं होती इन्फोर्स कराने में। ठीक है, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, यानी आप सिक्योर्ड क्रेडिटर होने चाहिए, आपने वो लोन के लिए कोई सिक्योरिटी लीड होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस पावर गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। मैंने कई तरह से आपको लॉ के एंगल से बताया ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, कि जो भी प्रोविजन थे मॉर्गेज में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, उनसे ऊपर है ये सरफेसी जो एक्ट आया, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट से आया। यानी उसने यहाँ तक कि टैक्स, रिवेन्यू, गवर्नमेंट के भी कोई डेट होते हैं, तो सरसाई में जो रजिस्टर्ड होता है आपका मॉर्गेज, वो उनको ओवरराइड करता है। पहले आप अपना वसूल लीजिए। ठीक है, पर इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर उसी प्रॉपर्टी में दूसरे ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो फिर उसको मिल जाएगा, लेकिन सरसाई में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे
यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जब भी आपको ये सिक्योर इन्फोर्समेंट करना है तो पहला आपको 13(2) से मतलब है सेक्शन 13(2) में लिखा हुआ है कि आपको पहला स्टेप क्या लेना। तो पहला स्टेप क्या ना, द प्री कंडीशन टू गेट द राइट टू सर्व दिस नोटिस दो पहले उसको, शुड बी गिवन टू आस्किंग, उसको कहने के लिए कि भाई आप अपना पैसा जमा कर दीजिए विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस, ठीक है। और 60 दिन का नोटिस देंगे और वो हो सकता है कि 60 दिन में जमा कर दे। अगर वो जमा कर दे बहुत अच्छी बात है। फेलिंग टू डू सो द सिक्योर्ड क्रेडिटर गेट्स फर्दर राइट एज डिटेल इन द, उसी के बाद वो अगला स्टेप ले सकता है, यानी 61 डे से, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी क्लास चल रही है और लगभग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी क्लास चल रही है। टूर सर की क्लास मॉर्निंग में चलती हैं और लोगों की इस समय चल रही हैं। जिसको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ सीखने हैं वो हमारी क्लास में रह सकता है, और जिसको एमसीक्यू करने हैं वो दूसरे चैनल में जाके देख सकता है। कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई कंपल्सन इस तरह का नहीं है कि आप यहाँ बैठे, आपको जहां अच्छा लगता हो, लेकिन गलत कमेंट ना करें। हालांकि किसी को रोका नहीं जा सकता, जिसको जो समझ में आ रहा करे, सही है सही कहे, गलत है गलत करे, ठीक है। द नोटिस रेफर टू द अबव शुड गिव द डिटेल्स अमाउंट। अब नोटिस में अमाउंट पेबल देना है आपको, और उस सिक्योरिटी के बारे में देना है कि कौन सी सिक्योरिटी को आप क्या करना चाहते हैं, एनफोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, only two particular detail of amount payable and detail of security in the notice said of it. It is more proper to give the details of default. अच्छा, अब यहाँ पे बोला कि भैया एक्ट में तो दो चीजें बोली हुई है, लेकिन अच्छा है आप लिख दें, आपने होंडा सिटी के लिए उतनी तारीख को इतने रुपए का लोन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, आपके गारंटर ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख दें, लेकिन दो चीजें जरूर इसमें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट ए रिप्लाई फ्रॉम बोरोवर टू द नोटिस। इसमें बोरोवर का रिप्लाई नहीं आए या आए, दोनों बातें हैं। तो बोरोवर का रिप्लाई का वेट करना कोई जरूरी नहीं है, 60 दिन वेट करना है, बट द बोरोवर में रिप्लाई और मेक रिप्रेजेंटेशन टू द नोटिस सो रिसीव्ड बाय हिम। सुप्रीम कोर्ट जो मार्दिया केमिकल्स का पहला मेन केस आया था सरफेसी एक्ट का, उसमें ये बोला गया था सर्टेन गाइडलाइन अबाउट व्हाट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड डू व्हेन बोरोवर सबमिट एन, अगर उसका रिप्लाई आया है या उसका रिप्रेजेंटेशन आया हुआ उस नोटिस का, तो क्या क्या चीजें वो कर सकता है। जैसे पहली बात क्या है कि मस्ट अप्लाई हिज माइंड टू ऑब्जेक्शन रेज बाय, बोरोवर ने जो ऑब्जेक्शन दिए हुए उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप उसे क्या करेंगे, इन रिप्लाई करेंगे टू द नोटिस ऑन हिम बाय द सिक्योरिटी। तो जिसको नोटिस दिया उसको एक रिप्लाई दे देंगे आप। एंड इंटरनल मैकेनिज्म मस्ट बी पर्टिकुलरली इवॉल्व टू कंसीडर द रिप्लाई। तो आपके वहाँ एक सिस्टम होना चाहिए, भाई उसने रिप्लाई में क्या पूछा क्या नहीं पूछा, आप दे सकते हैं, दे दीजिए। देयर मे बी सम मीनिंगफुल कंसिडरेशन इन द ऑब्जेक्शन रेज, कोई खास बात उसने उठा रखी है। एंड रिजेक्शन ऑफ पॉइंट्स रेज बाय द बर शुड नॉट बी रिचुअली फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ड्रास्टिक एक्शन अंडर। अब क्या बोलता है इसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जो बहुत खतरनाक तरह के, हार्श तरह के जो एक्शन है इसमें, इस एक्ट में, कि आप वही करें। तो उसने कहा बोरो बाय द बोरो, यहाँ फिर से देखिएगा इस पॉइंट को, देयर में बी सम मीनिंगफुल कंसीडरेशन इन द ऑब्जेक्शन, उसने सही बात उठाई हो, एंड द रिजेक्शन ऑफ द पॉइंट रेज बाय द बोरोवर शुड नॉट बी रिचुअली फॉलोड, यानी उसको ऐसा नहीं कि भाई इसको बस डिनायल ही कर दो, आपको देखना पड़ेगा, माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, रीजन फॉर ओवरराइडिंग द ऑब्जेक्शन मस्ट बी कम्युनिकेटेड हिम बाय क्रिएटर विद इन 15 डेज रिसीट ऑफ, उसका जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसके 15 दिनों में आपको उसका रिप्लाई दे देना चाहिए, ठीक है। आगे, वाइल डायरेक्टिंग द रीजन जब आप दे रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में बोला हुआ है, द बोरोवर गिविंग द रीजन फॉर नॉट accepting the objection, borrower does not give a occasion
टू रिजॉर्ट टू एनी प्रोसीडिंग, यानी अगर आप जो भी रीजन दे रहे हैं, द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द बोरोवर डज नॉट गिव एन ओकेजन टू रिजॉर्ट टू एनी प्रोसीडिंग सच एज ए स्टे एप्लीकेशन, इंजंक्शन, एनी अदर टाइप ऑफ सूट टू रिस्ट्रेन द क्रेडिटर, यानी इस एक्शन से उसके क्रेडिटर के जो यानी बैंक है उसके एक्शन को रोकने का वो नहीं है इसमें कि उसने जैसी दे दिया तो स्टे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आफ्टर दिस रूलिंग देयर हैज बीन अमेंडमेंट इन द एक्ट। नाउ अब एक आ गया सेक्शन 13(3)(a) says that if the borrower on receipt of notice under section 2 for the secured creditor makes a representation, the secured creditor has to consider the representation or objection if it is not tenable or acceptable, यानी वो मानने लायक नहीं है तो वो कम्युनिकेट करना है किसको, 15 डेज के अंदर अंदर। द बोरोवर हैज टू कम्युनिकेटेड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, और रीजन भी बताना है आपको क्यों नहीं मान रहे। हाउएवर सच कम्युनिकेशन और रीजन मेंशन therein by secured creditor or likely action as contemplated does not confer any right upon the borrower to prefer an bid। तो इस जो जो आपने रिजेक्शन दिया है इसका मतलब ये नहीं कि अब बोरोवर वहां डीआरटी में नहीं जा सकता है। मतलब आपका टर्न डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि उसके राइट खत्म हो गए, ठीक है। डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोवर टू प्रीफर, मतलब उसके उस राइट को वो नहीं करता, वो चाहे तो जा सकता है, ठीक है। इफ बोरोवर डज नॉट पे फुल एज पर द नोटिस ऑफ सच पेमेंट, जो मांगा वो नहीं देता है तो उस टाइम पे क्या है, तो उसको ऑप्शन है बैंक को वो अपना एक्शन ले। क्या कर सकता है, आप कौन कौन से ऑप्शन, उसने पेमेंट देने को राजी नहीं हुआ, वो पोजीशन कर सकता है सिक्योर्ड एसेट को, ठीक है, टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ, और अपना वो जो अधिकार है उसको पोजीशन लेने का, उसको किसी को लीज कर सकता है, असाइनमेंट कर सकता है, सेल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, किसको, फ्रॉम द सिक्योर्ड एसेट। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस और बोरोवर इज हेल्ड सिक्योरिटी फॉर द डेब्ट, वो उसका जो भी सिक्योरिटी है उसको बड़ा पार्ट भी उसको तो कुछ भी मतलब उसको डील कर सकता है उससे। टेक ओवर, मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है, और मैनेजमेंट टेक ओवर करना रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल एंड रियलाइज द सिक्योर्ड एसेट। अपॉइंट, किसी बंदे को मैनेजर बना सकता है वहां पे कि वही सिक्योरिटी को आप मैनेज करो, उसका किराया वगैरह आता है वो हमको दे दो। रिक्वायर एट एनी टाइम बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन हु इज एक्वायर्ड अ सिक्योर्ड एसेट from the borrower and from whom any money is due may become due to the borrower to pay the secured। तो वो क्या कर सकता है, किसी भी बंदे को इस तरह से अथराइज करके उस एसेट को एक्वायर्ड करके किसी भी तरह से किसी भी पर्सन को वो दे करके अपना पैसा रिकवर करे। सच डिमांड फ्रॉम द अदर पर्सन विल बी द एक्सटेंट ऑफ सिक्योर्ड डेब्ट इन सच अदर पर्सन पे एनी अमाउंट टू सिक्योर डेटर टू द सिक्योर क्रेडिटर द पर्सन सो पेइंग गेट्स ए वैलिड, तो वो किसी भी तरह से उस जो पैसा है उसको लेकर के वैलिड डिस्चार्ज कर सकता है कि भाई ठीक है अब आपका पेमेंट आ गया, ही हैज मेड द पेमेंट टू द बोरोवर। एनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट इफेक्टेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर एज प्रोवाइडेड अंडर शैल वेस्ट इन द ट्रांसफरी ऑफ ऑल राइट्स इन और इन रिलेशन टू द सिक्योर्ड एसेट एज इफ द ट्रांसफर हैज बीन मेड बाय द ओनर ऑफ सच एसेट, वो इस तरह ट्रांसफर करता है जैसे उसका ओरिजिनल ओनर ट्रांसफर करता है उस एसेट को। When sale of the secured asset is made, the appropriation of sale proceeds realized as required to meet। तो अब क्या है, जो भी जब भी वो सेल को तो एसेट को सेल करेगा, सिक्योर्ड एसेट को सेल करेगा, क्या करेगा, उसको क्या क्या काम करने हैं उस पैसे से। फर्स्टली सबसे पहले जो लागत लगी, आपकी खर्चा लगा है, एक्सपेंसेस लगे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी को, इंश्योरेंस प्रीमियम को, 2000 रिकवरी फ्रॉम, ये सारी चीजें बोरोवर से लेगा, मतलब अपना पैसा तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ में ये खर्चे भी लेगा, और इसमें सबसे पहले ये खर्चे लेगा। सेकेंडली उसके बाद जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के और ड्यू हैं वो लेगा। थर्डली इफ देयर इज एनी सरप्लस, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो वो क्या करेगा, द अबव स्टेटेड ऑर्डर ऑफ पेमेंट दस गिव्स द राइट टू सिक्योर क्रेडिटर टू रियलाइज देयर सिक्योरिटी इन प्रेफरेंस टू ऑल अदर क्रेडिटर, इवन द अदर
preferential payment like due payable to the government labor, debt owned by the secured creditor will get priority over all other claims. तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद अपना सारा पैसा लेगा और बचे हुए पैसे को किसी और ड्यू के लिए कह सकता है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी उसकी रहेगी खुद की, इंक्लूडिंग अदर डेट एंड ऑल रेवेन्यू टैक्स। तो इन सबसे प्रायोरिटी पहले खुद की रहेगी, हमने पहले भी बात कर ली है, ठीक है। इफ द बोरोवर पे इंटायर ड्यू, कॉस्ट, चार्जेज, एक्सपेंसेस, सारा पैसा वो देता है बिफोर द डेट, जो भी आपने डेट रखी उससे पहले, उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर शैल नॉट ट्रांसफर द सिक्योर्ड एसेट टू नो फर्दर, और फिर उसके बाद कुछ नहीं कहेगा, भैया पैसा सारा आ गया, सारे खर्चे आ गए तो कुछ, ठीक है। अगर वो जॉइंट फाइनेंस या कंसोर्टियम पर है, दो से ज्यादा लोगों के लिए, तो क्रेडिटर कैन टेक एक्शन टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट unless exercise of such right agreed upon the secured creditor presenting not there। अब यहाँ पे देखना कि जो जितने का लोन है, सपोज कीजिए 6 लाख रुपए का उसे रिकवरी करनी है, तो कंसोर्टियम में 3 लोगों ने कर रखा है, तो कोई भी इतने लोग जिनका 60% वैल्यू कवर होता है, उनके डिसीजन उस पर सुपरसीड करते हैं। मान लिया 5 लोगों ने फाइनेंस कर रखा है और अमाउंट जितने लोगों का 60% है उतना ऐड कर लीजिए, उतने लोग जो डिसीजन करेंगे वही चलेगा, ठीक है। राइट इज एग्रीड अपॉन बाय सिक्योरिटी, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल इंक्लूड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और भी कोई ड्यूज होते हैं उन सबको करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड एसेट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी किताबों में लिखी हुई है। द record date means the date agreed upon by the secured creditor representing not less than 60% in value of the amount outstanding, so that any decision taken by such creditor is binding to the other remaining creditor। बाकी लोगों पर वो उसको मानना होगा। आगे, the due payable to the workman have pari passu charge with the secured creditor as provided by section 325 326 of Company Act। कभी कभी क्या होता है, कंपनी बाइंडिंग अप प्रोसेस में होती है, जब कंपनी जो है बाइंडिंग अप प्रोसेस में है और उसको आपने लोन दे रखा है, ऐसी कंपनी को लोन दे रखा है, तो उसने बोला कि जो वर्कमैन की सैलरी है, वर्कमैन के जो राइट हैं वो पारी पासू चार्ज होता है उसमें। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द प्रॉपर्टीज द सिक्योर्ड क्रेडिटर अदरवाइज गेट्स व्हेन ही इनिशिएट रिकवरी अंडर एक्ट। The due of workmen are required to be deposited from the realized amount with the liquidator। तो ये कहता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे, सबसे पहले वहां के वर्कमैन के जो भी ड्यू है वो आपको ड्यू वहां के लिक्विडेटर को, जो लिक्विडेटर कौन होता है, कंपनी जब क्लोज होती है, वाइंड अप होती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि इससे जो भी देनदारियां लेनदारियां वो सेटल करने की जिम्मेदारी, ठीक है। इन केस ड्यू आर नॉट एसर्टेन्ड और सर्टेनेबल ऑन सच टाइम, the liquidator has to give the estimated amount of it। तो कई बार क्या पता ही नहीं लग पा रहा कितना अमाउंट देना, तो एक एस्टिमेट करके देना पड़ता है। the liabilities of the secured creditor to pay out the realized amount from the secured asset is not finished due to the payment of estimated amount, but the balance on the final asset is required to be paid if after the sale of the security पूरा कर दिया और पूरा पेमेंट नहीं आ पा रहा, तो क्या करेगा। देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया उसका प्रॉपर्टी बेच दिया फिर भी आपकी रिकवरी नहीं आ रही है, तो आप क्या घर बैठ जाएंगे? नहीं, यहाँ बोलता है देयर इज अ बैलेंस ड्यू, देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरटी और सिविल को, उसके बाद वो कोर्ट वाला रास्ता अपना सकता है, वो फ्री है बैंक। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिसीजन विल बी डिसाइडेड, और ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट की रेंज है, कितना अमाउंट रिकवर करना है, उस हिसाब से वो डीआरटी या सिविल कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी एसेट, मैनी टाइम्स सिक्योर्ड क्रेडिटर मे बी होल्डिंग सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्लेज, प्लेज भी होता है, मूवेबल भी होते हैं, गारंटी भी होती है। इन सच केस सिक्योर्ड क्रेडिटर आर एंटाइटल्ड टू सेल द प्लेज गुड, प्रोसेस अगेंस्ट द गारंटर, ठीक है। Thus, the right of against the security and the one against the and the one against the security, तो वो सरफेसी एक्ट लगा सकता है, उसके बाद भी उसके पास कोई प्रॉपर्टी है प्लस सिक्योरिटी, उसको सेल कर सकता है। गारंटर के अगेंस्ट भी वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट, गारंटर के अगेंस्ट भी वो अपना एक्शन ले सकता है। द सरफेसी एक्ट हैज गिवन डिफरेंट राइट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर।
द राइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर द एक्ट मे बी एक्सरसाइज बाय वन और मोर ऑफिसर। अब देखो यहाँ पर ये बात आती है कि कौन ऑफिसर इस काम को कर सकता है, एक या एक से ज्यादा। लेकिन बोला द ऑफिसर शुड बी to the level of chief manager of a public sector bank or equivalent of any authorized officer exercising power of superintendence, direction and control of the business or affair to the creditor as such में। तो चीफ मैनेजर या उसके इक्विवेलेंट के ऑफिसर को वो कर सकता है। अगर किसी के और चीफ मैनेजर की पोस्ट नहीं है तो बैंक डिसाइड करेगा कि ये अदर बैंक के चीफ मैनेजर की रैंक का ये आदमी वो करेगा, ठीक है। When the borrower receive the notice, 13(2) का पहला नोटिस होता है जिसमें 60 डे का टाइम देता है। Other than the ordinary course of business, any of his secured asset referred to the notice without prior written consent of a secured creditor। अब उसमें कई बार क्या होता है कि 13(2) का नोटिस मिला, ठीक है, और उसमें बोलता है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, लीज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसका यूज किसी तरह का वो नहीं करेगा, बस क्या है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। तो उस कंडीशन में नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन अट्रैक्ट्स पैनल प्रोविजन अंडर सरफेसी एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट 1 और। तो ऐसी कंडीशन में 1 साल का जो है उसको सजा और फाइन या दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं सरफेसी एक्ट के प्रोविजन के तहत, ठीक है। यानी नोटिस लगने आने के बाद उसको क्या करना है, वो चीजें उस तरह से ना किसी को किराए पे देनी है ना कुछ करना है, ठीक है। आगे द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 एट डिफरेंट सबसेक्शन गिव्स पावर टू सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर टेकिंग द सिक्योरिटी इनटू पोजीशन। तो वो 13 में ही वो पावर है कि उसको पोजीशन में ले ले और सेल कर दे। एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल फैक्टर ऑफ फेयरनेस और टेक्निकलिटी। तो फेयरनेस से होना चाहिए टेक्निकलिटी। देयरफॉर हैव लेड डाउन सर्टेन प्रोसीजर। और क्या क्या वो प्रोसीजर हैं जिससे वो सेल को प्रोसीड आगे करता है। क्या बोलता है, इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी टेकन इनटू पोजीशन बी मेड एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी एंट्रस्टेड टू एनी पर्सन ऑथराइज। अब क्या है, पहला काम वो करेगा उस प्रॉपर्टी को पोजीशन जिसको लेता है उसकी इन्वेंट्री बनाएगा। इन्वेंट्री मीन्स कि भैया एक घर उसमें 5 कमरे, उसमें फैन लगा हुआ है, उसमें एसी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, डोर की क्या है, मतलब जो भी उसमें एक वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री बनाएगा और उसको हैंडओवर करेगा जो पर्सन ऑथराइज किया गया है इसको सेल वगैरह करना। द सिक्योर्ड क्रेडिटर shall take care of the property under the possession as a owner of the ordinary। मतलब ऐसे केयर करेगा कि जैसे एक मालिक करता है, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके चार्जेस उसको मिलेंगे बाद में जब रिकवरी होगी। इफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द स्पीडी और नेचुरल डिके, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे आइटम है कि 10 दिन में खराब होने वाले हैं, तो उस कंडीशन में देन अथराइज ऑफिसर कैन सेल इट एट वंस। उसे एक साथ बेच देता है, उसमें रेट कुछ भी मिले उससे, ठीक है। फॉर टेकिंग द पोजीशन ऑफ देन सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू सर्व। अब अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस कंडीशन में उसे एक और नोटिस भेजना पड़ता है, दैट इज टू सर्व ए पोजीशन नोटिस अपेंडिक्स 4 ऑफ द रूल्स ऑन द बोरोवर बाय अफिक्सिंग द पोजीशन नोटिस आउटडोर। अब वो उस कंडीशन में उसके घर के दरवाजे के बाद पोजीशन नोटिस लगाता है एट ए कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रोपर्टी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग देख पाए कि पब्लिक को एक नोटिस मिल जाए कि भैया ये जो प्रॉपर्टी पर मतलब पोजीशन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताइए कि जो ये पोजीशन का नोटिस है, पोजीशन का जो नोटिस है, ये पोजीशन का नोटिस कितने दिनों का होता है? आप लोग आंसर करिए प्लीज। आवाज ब्रेक होगी सर, रिपीट करना क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन मेरा यह है कि पोजीशन का नोटिस जब छपता है तो उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती है और कौन से सेक्शन में होता है? सर 13(4) में होता है सर। 13(2) के बाद 13(4) में रहता है। 13(4) होता है सर। 13(4) में 13(4) में 13(4) में होता है और कुछ होता है उसमें लिखा हुआ? सर पेपर न्यूज़पेपर आउट भी सेम डे करा देते। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जो पेपर में देना होता है उसकी कोई लिमिट है?
8 दिन के अंदर देना पड़ता है सर। 60 दिन के बाद में दे सकते हैं सर, 60 डेज नहीं। कंप्लीट के बाद में। पेपर पब्लिकेशन जो है वो 60 दिन के बाद 15 दिन, 13/2, 13/4, फिर 8 में, सेक्शन 8 में पोजीशन है, जो अच्छा, फिर चलो जैसे मैं ही कुछ अपना बताता हूँ आपको। सिंबॉलिक पोजीशन होने के बाद तुरंत 8 दिन में देना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, पोजीशन का कोई नोटिस नहीं होता। पोजीशन लेने के बाद इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस होता है, क्योंकि 60 डे के बाद आप अलाउड है पोजीशन लेने के। आपने आके पोजीशन ले लिया। जब आप पोजीशन ले लेंगे, उस पोजीशन के बाद, या बाद नहीं, विद इन 7 डे आपको ये नोटिस 2 न्यूज़पेपर में निकालना होता है। ठीक है, एक तो प्रेफरेबली लोकल न्यूज़पेपर में जो वहाँ की लैंग्वेज है, और एक नेशनल लेवल की। तो यहाँ पर 7 डे के अंदर आप नोटिस जरूर निकालेंगे। पोजीशन लेने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, और पोजीशन लेने का टाइम वो 60 डेज ही है। 60 डे के बाद कभी भी पोजीशन ले सकते हैं आप। आगे, द ऑथराइज ऑफिसर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द वैल्यूएशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर सेल फिक्स द रिजर्व प्राइस। जब उसे सेल करना होता है तो उसे उसका प्राइस फिक्स करना कि भाई इतने में कम से कम बेचेंगे। कंसल्टिंग विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड सेल द मेथड परमिटेड बाय रूल 8 में जो भी परमिशन है उस तरह से। अब देखो यहाँ पे आया, देखो, द ऑथराइज्ड ऑफिसर is required to publish the possession notice in 2 leading newspaper, one of which should be local वरना। ये वाला पॉइंट में बोल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला वाला पॉइंट क्या है, देखना। 30 days before sale of the immovable property, the borrower should be given notice। अब बात आई सेल की। अभी तक तो पोजीशन ले रहे हैं, सेल से पहले भी एक नोटिस उसको देना है। If sale is by public auction or by inviting tender for public, notice is required to publish in 2 leading newspaper, one of which should be in the local vernacular। तो अब सेल का नोटिस है, एक नोटिस पोजीशन का है, एक नोटिस सेल का है। पोजीशन का जो नोटिस है उसका पब्लिकेशन 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, और जो दूसरा वाला है सेल का नोटिस, 3 नोटिस हो गए। कौन कौन से नोटिस हुआ? एक तो नोटिस हुआ ड्यू कलेक्शन का कि भैया हम आप पैसा दे दो 60 दिन। दूसरा है किसका? पोजीशन का। ये पोजीशन का नोटिस विद इन 7 डेज आपको पब्लिश करना है, प्लस 30 डे बिफोर एक और नोटिस देना है, वो किसका है? सेल का। पोजीशन होने के बाद सेल का। तो तीनों स्टेप ध्यान रखिएगा जरा आप, हैं? ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज कमिंग लेस देन, अगर मान लिया जितना प्राइस वो लेना चाहते हैं उतना नहीं आ रहा है, तो द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन सेल द एसेट एट लोअर प्राइस। तो भाई कम में बेचेगा। व्हेन द ऑफर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड बाय द परचेजर, कई बार क्या होता है कि वो परचेजर खुद ही उसे खरीदना चाहता है, तो उसमें क्या है, देखो इस बात को ध्यान रखना। द सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्टिंग द ऑफर कंफर्म द सेल, द परचेजर हैज टू डिपॉजिट 25% ऑफ द ऑफर प्राइस। क्या बोल रहे हैं? When the offer of the sale of the property is accepted by the purchaser। अच्छा सॉरी, ये एक पॉइंट दूसरा है, ये बरोबर नहीं, कोई भी परचेज करना चाह रहा है तो उसे 25% डिपॉजिट उसी समय ऑफर प्राइस का करना पड़ता है, बाकी उसके लिए टाइम जैसा एग्रीड होता है वहां पे। इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, द परचेजर हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्लियर द इनकम्बरेंस, द ऑथराइज्ड ऑफिसर देन हैज टू पे द रिमूव द इनकम्बरेंस। और जब वो जितना पैसा बैंक का आना होता है, बैंक को जब उतना पैसा मिल जाता है तो वो उस प्रॉपर्टी को इनकम्बरेंस से हटा देता है, अपना जो चार्ज लगा रखा था, मॉर्गेज लगा था, पेल प्लेज या है, वो हटा देता है। ठीक है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर टू इश्यू द सेल सर्टिफिकेट, सच ए सर्टिफिकेट इज कन्वेंस इम्पोर्ट प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर स्टैंपिंग एज मे बी रिक्वायर्ड। तो जब सेल सर्टिफिकेट की बात आएगी यहाँ पे, तो जो भी स्टेट में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है।
चलो, अब बात आई, जब आप इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करेंगे तो कौन कौन लोग हैं? तो यहाँ पे आया, एक तो डीएम आया और एक आया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सस्टेंस फॉर टेकिंग। तो इनकी मदद से आप लोग ऐसा करेंगे। तो कौन कौन दो लोग हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई कई डीएम जो हैं बैंकों की इस हार्श एक्शन को पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं परमिट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या, अगर डीएम सोचता है कि यार ये बैंक जो है इस बंदे का मकान क्यों बेच रहा है, कोई ऐसी दिक्कत थी या, तो नहीं देता है परमिशन कई बार, ठीक है। फिर बोलते हैं ऑन सच रिक्वेस्ट बीइंग द मेड सीएम और डीएम एज द केस में द सेल टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी, और उनकी परमिशन के बाद वो पोजीशन लेता है। डीएम सीएमएम हैज टू पास एन ऑर्डर टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट विद इन 30 डेज। तो जब उनको वो दी जाती चिट्ठी तो उसको 30 दिन के अंदर ही इज अलाउड टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फर्दर 30 बट विल हैव टू रिकॉर्ड रीजन फॉर द। हेलो, 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 आवाज आ रही है सर? हेलो, yes, यस sir, आवाज सर, तो आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज आ आवाज। रही है? अच्छा, हाँ सर, यस सर, आ रही है आवाज तो। वो बीच में फोन आ गया था। चलो क्लियर है सर। ठीक है, आगे देखिए। For compliance of a provision, this act stated about the metropolitan magistrate or the district magistrate may take or cause to take such step other or use cause to use such forces। अगर जरूरत पड़े तो फोर्स का भी इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन और डीएम फॉर एंड वाइल टेकिंग द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट, और उनके इस एक्शन को कोई भी कोर्ट और वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन दैट power of taking possession and causing the same are given to the judicial authority who will take the possession and hand it over to the secured creditor। यानी वो जुडिशियल अथॉरिटी से उसको पोजीशन ले रहे हैं डीएम वगैरह वगैरह, लेकिन ये हैंड ओवर किसको करते हैं आखिर पोजीशन लेकर के? सिक्योर्ड यानी बैंक को ही करते हैं, ठीक है। मैनेजर एंड इफेक्ट टू टेक ओवर मैनेजमेंट। अब जब कई बार क्या मैनर कि आप उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसे टेक ओवर करेंगे, और मैनेजमेंट टेक ओवर करना है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हेन द सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर ही मे पब्लिश अ नोटिस इन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द न्यूज। तो जब उसे मैनेजमेंट लेना है तो भी उसे इंग्लिश लैंग्वेज में और जो इंडियन लैंग्वेज सर्कुलेशन में उनमें वेयर द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द बोरो, तो जहाँ पे उस कंपनी का मेन ऑफिस है वहाँ के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है, नोटिस इशू कराना पड़ता है, पब्लिक को पता लग जाए इस कंपनी को अब ये मैनेज कर रहे हैं। इफ द बोरोवर इज ए कंपनी एज डिफाइन इतना, तो क्या है, टू बी द डायरेक्टर ऑफ सच ए कंपनी। अगर वो क्या बोला हुआ है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर वो कंपनी है तो उसमें एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। इन एनी अदर केस टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, तो और केस में वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेंगे। ऑन पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ बोरोवर, अदर केस ऑफ द इन अदर केस द पर्सन, मतलब कंपनी है तो डायरेक्टर और अदर है तो किसी और केस में हैविंग पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल द, मतलब उनको सुपरवाइज करने की पावर और उसको हैंडल करने की पावर, वो इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस शैल बी डीम टू हैव वैकेटेड देयर ऑफिस, मतलब ये माना जाएगा उस नोटिस से पहले जिसको भी वो पावर थी ऑपरेट करने की, उन्होंने अब वो ऑफिस छोड़ दिया है। As an effect of this, any management contract between the borrower and any directors or manager shall be deemed to be terminated। यानी उसके बाद
As an effect of this, any management contract between the borrower and any director or manager thereof shall be deemed, यानी जो पुराने वाले लोग थे उनसे और जो मालिक है जिसको आपने लोन दिया हुआ कंपनी का मालिक, उससे उन दोनों के कनेक्शन अब खत्म हो जाएंगे। अब उससे डील करना पड़ेगा, जिस बंदे को आपने अपॉइंट किया उससे डील करना पड़ेगा। On publication of the above said notice, then after the appointment of the directors or administrator stated above, all the property effect and effects business borrower are deemed to be the custody, और वो माना जाएगा जिसको अपॉइंट किया अब उसकी कस्टडी में आ गई है। All the directors and administrators are empowered to take over, वो कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आमतौर पर उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए करना है, उसको इफेक्ट में लाना है, एक्शनेबल क्लेम लेने हैं, कहीं से कुछ क्लेम मांगना है, तो ये सारे काम वो नए वाले लोग करेंगे। Therein after the director or administrator are alone entitled to exercise all power of subsidiary direction control. Such powers are derived as if from the member, जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं कंपनी के, उसी तरह के उनको पावर मिल जाएंगी। Where the management of a business of a borrower, which is a company as defined it now, is taken over the secured creditor, then notice whether anything contained in the company, the memorandum and article association following effect shall apply। क्या क्या करेगा वो? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कैन लॉफुली अपॉइंट एनीवन, तो जो भी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है कैन लॉफुली अपॉइंट एनी पर्सन टू द डायरेक्टर टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो है किसी को भी वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नो रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी शैल गिवन इफेक्ट टू अनलेस अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी। जब तक बैंक जब तक परमिट नहीं करेगा तब तक वो कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हैं। नो प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग नहीं है स्टार्ट कर सकते जब तक कि वो बैंक वाला नहीं कहेगा उनको। वेयर द मैनेजमेंट and the business of the borrower has taken over the secured creditor, the realization of debt is in full, the secured creditor shall restore the management of the। तो ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका मैनेजमेंट जब लेता है, अगर डेट पूरा मिल जाए उसे, उसका कर्जा वापस हो जाए, तो वो उन वाले जो पुराने वाले थे उनको रिस्टोर कर देगा कि भैया लो पकड़ो अपनी कंपनी और चलाओ। सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड क्रेडिटर होल्डिंग ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल हैव प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है और क्रेडिटर है वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल हैव प्रायोरिटी ओवर ऑल सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अपॉन द सच प्रॉपर्टी, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, लीज, असाइनमेंट, लाइसेंस सच प्रॉपर्टी और एग्रीमेंट ऑर्डर सब्सिक्वेंट टू सच रजिस्टर। यहाँ ये कह रहा है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर और क्रेडिटर है जो जिनके पास अटैचमेंट का ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट shall have priority over all subsequent security interest। क्या बोलता है इसमें कि इनको जो है पूरी प्रायोरिटी है किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर या क्रेडिटर हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। shall have priority over all subsequent security, ठीक है। नो कंपनसेशन, मतलब उसका मतलब यह है कि बाद में कोई भी आता रहे उससे कोई मतलब नहीं, प्रायोरिटी उनको मिलेगी। अब कई बार क्या होता है, अगर आप किसी मैनेजर को अपने जो है पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को कहेंगे भैया जाओ ये कंपनी संभालो और 2 महीने के लिए संभाल लो, और पता लगा लॉस हो गया, उस समय पर क्या है, नो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर एनी पर्सन इन चार्ज मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ द borrower shall be entitled to any compensation or loss of his for premature termination of any contract management entered into by him borrower। The provision has an overriding effect over any other law। तो क्या बोलता है इसमें, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी पर्सन इन चार्ज मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द borrower shall be entitled to any का मतलब, कहने का मतलब अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में कोई भी कंपनसेशन उस पुरानी वाली कंपनी को नहीं मिलने वाला। However, if any director or other controlling the management has to recover any amount from the borrower, it can be। मतलब उनको अगर नए वालों को कोई borrower से कुछ रिकवर करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो लॉस है उस लॉस की जिम्मेदारी नहीं है। राइट टू प्रिफर, अब देखो अब बात आई कि आप एप्लीकेशन कैसे, राइट टू प्रिफर एप्लीकेशन टू DRT में जाने की बात हुई।
any person including the borrower aggrieved by way of the measures taken by the secured creditor, अगर उसे लगता है कि भैया ये काम जो है गड़बड़ कर रहा है तो क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन डीआरटी में दे सकता है, लेकिन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट विच सच measures आर टेकन। तो जो उसको एक्शन सही नहीं लग रहा है, उसके खिलाफ वो बात करना चाहता है, तो विद इन 45 डे वो डीआरटी में रखता है। देयर कैन बी डिफरेंट प्रेस्क्राइब फीस फॉर बोरोवर एप्लीकेशन, और उसके लिए अलग अलग फीस जो है प्रेस्क्राइब की हुई है। एंड द एप्लीकेशन फॉर द राइट ऑफ फाइल एन एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड नॉट ओनली टू द बोरोवर बट ऑल्सो टू एनी पर्सन एग्रीव टू द एक्शन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो कोई भी एक्शन किसी ने लिया हुआ है, बोरोवर ही नहीं, किसी और ने भी कुछ कहना है तो वो डीआरटी में जाके कहेगा, ये मतलब आया इसका, ठीक है। द डीआरटी हैज टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकवरी डेट्स। तो जो एक ये एक्ट है रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डीआरटी एक्ट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको डील करेगा। द रूल्स मेड देयर अंदर, और वो एप्लीकेशन को 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्पोज, तो उस कंडीशन में वो उसका कारण नोट करेगा और वो किसी भी कंडीशन में 4 महीने से ज्यादा नहीं हो। तो इसमें क्या चीज आई कि 60 डे में उसे डिस्पोज ऑफ करना है। अपील करने वाला 45 डे में करेगा, 60 डे में डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर वो एक्सटेंड करना चाहता है तो 4 मंथ से नहीं ज्यादा कर सकता, लेकिन उसके पीछे भी कारण देने पड़ेंगे। अपील टू द अपीलेट। अब इसके बाद डीआरटी का कोई डिसीजन आ गया, देखो डीआरटी में एप्लीकेशन आ रही है और डीआरटी के डिसीजन पे अपील जा रही है, तो डीआरटी के लिए क्या बोलता है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर मेड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कैन प्रीफर एन अपील along with the prescribed fee of the appellate tribunal for, तो उसे भी अगेन 45 डेज का टाइम मिल रहा है अपील करने के लिए, ठीक है। और वो डेट होती है जब उसको ऑर्डर मिलता है ट्रिब्यूनल का, और जो फीस है वो देगा उसको। उसके बाद एनीवन बाय एनीवन अदर देन द बोरोवर, क्या बोलता है उसमें, या तो बोरोवर की अपील या कोई और भी जा सकता है, क्योंकि जब पहली शिकायत करी थी वो भी किसी और ने करी थी तो वो ही जाएगा, बोरोवर ने करी थी तो बोरोवर जाएगा। द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट मेड इन नाउ स्टैब्लिश नो अपील कैन लाई अनलेस द बोरोवर डिपॉजिट 50%। अच्छा, फीस वाले मामले में अब क्या है, 50% ऑफ डेट क्लेम करना है। द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रीजन बी रिकॉर्डेड टू रिड्यूस दिस अमाउंट टू 25%। और डीआरएटी का मालिक कौन होता है, चेयरपर्सन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कौन इसकी फीस डाउन कर सकता है, तो आप बोलेंगे चेयरपर्सन, यानी डीआरएटी का जो चेयरपर्सन है वही इसको 25% तक कर सकता है। आगे देखिए, अब उसके बाद क्या है कि बोरोवर राइट टू ऑफ द बोरोवर फॉर कंपनसेशन। क्या बोरोवर को भी कुछ कंपनसेशन मिल सकती है किसी के गलत काम के लिए, तो उसने बोला हुआ है कि होल्ड एट द पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। अगर उसने गलत तरीके से बोरोवर के एसेट का इस्तेमाल किया, पोजीशन नहीं किया, उस कंडीशन में बैंक को जो है वो पेनल्टी मिल सकती है, बोरोवर को कंपनसेशन मिल सकता है। डायरेक्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिटर्न द सिक्योर, और वो क्या कर सकता है, बैंक को आदेश दे सकता है कि भैया बोरोवर का जो एसेट लिया वापस कर दो। देन सच बोरोवर शैल बी एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन कॉस्ट बी डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल। तो उस कंडीशन में कोई अगर कंपनसेशन देना हो तो कोर्ट उसका आदेश कर सकता है। अब अगला पॉइंट देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को देखना। नो पिक्यूनरी लिमिट इज फिक्स्ड बाय द एक्ट फॉर द अपीलेट jurisdiction. The jurisdiction for DRT is 20 lakh and above. However, the SURFACE Act does not provide any pecuniary limit. Therefore, appeal before DRT against the action initiated to secure can even below. यानी DRT की अपील के लिए वो क्लॉज नहीं होता है। अगर आपको DRT अपील में जाना है तो 20 लाख वाला क्लॉज काम नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी बैंक को DRT में जाना है पहले, तो उसे बिल्कुल 20 लाख से ऊपर वाले में ही जा सकता है। लेकिन अगर सरफेसी इनिशिएट हो चुका है, अब सरफेसी के लिए हमने बोला हुआ है मोर देन 1 लाख बोला हुआ है ना, मोर देन 1 लाख। किसी का बैलेंस 5 लाख है, 5 लाख में आप सरफेसी चले गए,
तो सरफेसी का डिसीजन बोरोवर को समझ में नहीं आ रहा है तो वो डीआरटी जा सकता है, या डीआरटी का कोई डिसीजन आया तो बैंक डीआरएटी जा सकता है। तो डीआरटी में सरफेसी के बाद जाने पर कोई लिमिट का प्रोविजन नहीं है, कोई लिमिट का प्रोविजन नहीं है। अब इतना जितना हमने पढ़ा इसके बारे में फीडबैक अभी दे दीजिए, बाद में कोई अड्डा वड्डा की टीम कोई कमेंट करे वो अच्छा नहीं रहता है। अगर आपको इतना जो अभी हमने लगभग पौन घंटे में पढ़ा इससे स्पीड से कोई पढ़ने वाला है तो वो भी बताए भाई इससे स्पीड से पढ़ता, जरा कमेंट करिए, तब तक हम नया वो करते हैं। और आज तो कुछ और ही चालू हो गया है। हाई द यूजर टू दिस कमेंट, ये सब टैक्टिस हैं किस चीज की, डिजिटल मार्केट। आंसर करिए। तुलसी राव जी, वो जो हमारा 699 का पैक है उसी में ए और बी मॉड्यूल दिया हुआ है, उसके लिए अलग से नहीं है, वो पूरा एक ही है। तो संतोष कुमार जी, वेरी नाइस क्लास है। चलो नेक्स्ट शुरू करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आज का एजेंडा जो है सरफेसी डीआरटी, हमारा रिकवरी प्रोसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आज का एजेंडा जो हमारा है वो इसी तरह का है। जहां तक बात है, कई लोग ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं सी और डी मॉड्यूल नहीं करा पाऊंगा, पिछले 12 साल से करा रहा हूं तो इस बार क्यों नहीं करा पाऊंगा। बिल्कुल कराऊंगा सी और डी मॉड्यूल पूरा पूरा, कोशिश करेंगे ईच एंड एवरी लाइन के साथ। और जो ये वाला पेपर है हमारा, इस पेपर की खास बात यही है कि अगर आप पूरा रीड आउट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जिनको खाना खाना या खाना बनाना है, 15-20 मिनट बाद हम उनको टाइम देंगे इस बात का। चलो जी, बहुत ही छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो आपकी स्क्रीन पर रहा, ये स्क्रीन पे आ गया है सेंट्रल रजिस्ट्री। ये पहले नहीं था। कोई आंसर मुझे करे, सेंट्रल रजिस्ट्री कब से आ गया है? कोई स्टूडेंट आंसर करे, सेंट्रल रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कब से आया? कोई बोल के भी बता सकता है। बोलो, नहीं बोलोगे आप? कोई है बोलने वाला? सेंट्रल रजिस्ट्री बाद में सेटअप हुई थी, पहले नहीं थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो सेंट्रल रजिस्ट्री है क्या, तो सबसे पहले है गवर्नमेंट ने इसको वो किया, और पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था इसका? सबसे पहले इसने बोला हुआ है मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कोई भी सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होगा
तो आपको उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री की सरसाई में रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी मॉर्टगेज क्रिएट कर रहे हैं, हाइपोथिकेशन कर रहे हैं या प्लेज कर रहे हैं अंडर सरफेसी एक्ट, वो भी वहां लिखना पड़ेगा, तभी आप सरफेसी लगा सकते हैं। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड और रजिस्ट्री ऑन computers is permission under the government can also say branch office or place the government has authority to decide the territorial jurisdiction of। तो इसने ये बता दिया भाई इस इलाके के यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, उस इलाके के यहाँ, इस तरह से वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। देयर आर सम एक्ट विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन सर्टेन थिंग्स। तो कई बार क्या होते हैं, चार्जेज जो हम लगाते हैं, चाहे लियन हो, हाइपोथिकेशन हो, मॉर्टगेज हो, उनके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस को रजिस्टर्ड करने के लिए पहले से ही कुछ एक्ट बने हुए हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्री करना, कंपनी एक्ट में मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट में आपको पता है कौन सा होता है, हाइपोथिकेशन, ठीक है। कंपनी एक्ट में आरओसी जो इक्विटेबल मॉर्टगेज का होता है। रजिस्ट्रेशन में तो आपका रजिस्टर्ड मॉर्टगेज होती है, ठीक है। द registration contemplated before the central is addition to the respective registration contemplated under the above stated 6 act. Thus the registration of SURFACE Act is not substitution of other registration। यानी इनसे इसका कोई मतलब नहीं, ये जो है अपना एक अलग सिस्टम है बिल्कुल, ठीक है। This is obvious because the purpose and effect of the consequences registration are different from the different respective। उन एक्टों से बिल्कुल अलग काम करती है, ठीक है। और the registration under different law will have priority of charges depending on the provision of respective registration law। तो एक होता है प्रायोरिटी ऑफ चार्जेज, कोई भी लोन में कौन सी किसकी प्रायोरिटी होगी उसके बारे में, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप, क्या है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें क्या है, एक तो लोन जो है इन्वॉल्व करती है मल्टीपल लैंडिंग, एक ही प्रॉपर्टी में कई बैंक लोन दे दें तो उससे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेशन हुई, मैंने कहा था कब से हुआ, 31 मार्च 2011 से ऑपरेशन। कहाँ आपका एक्ट आया था 2002 में, और ये इतनी बाद में हुआ। और उसके बाद प्रायर टू सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट वाले सरफेसी एक्ट में, सेंट्रल में, द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑल टाइप ऑफ मॉर्टगेज विद रजिस्ट्री, ठीक है। पूरे सरसाई में आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे सेक्शन 23 और 345 में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये 2016 में इसमें अमेंडमेंट आया, उसके बाद रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल आर, क्या क्या करने पड़ेंगे ये अपने पहले भी पढ़ लिए थे, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सारे पर्टिकुलर देने पड़ेंगे। क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज। इसी तरह क्या है, अदर देन मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल, किसी और तरह से मॉर्टगेज किया हुआ, एक तो इक्विटेबल मॉर्टगेज हो गया, एक दूसरा तरीका। उसके अलावा कोई भी हाइपोथिकेशन आपने किया हुआ उन चीज पे लगेगा। उसके अलावा कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा कि कॉपीराइट पे हाइपोथिकेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो कॉपीराइट पे भी लगेगा और उसको भी आपने अपने सरसाई में वो करना है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। और ये करना कब है, ये आपको टाइम लिमिट है 30 डे फ्रॉम द फाइल पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। 30 दिनों के अंदर आपको कर देना है जब आपने एसेट एक्वायर किया है या एसेट मॉर्टगेज किया, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद सरसाई हैज बीन डन अवे विद, द चार्जेस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो जिस दिन सरसाई में रजिस्टर्ड होगा उस दिन से आपकी काउंटिंग होगी, ये कई बार मैं बोल चुका हूं आपको, ठीक है। और सभी ने, जितने भी सिक्योरिटी, सभी ने ये रजिस्ट्रेशन करना है। क्रेडिटर अदर देन सिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट एलिजिबल टू एक्सरसाइज, कोई ऐसा बंदा जिसने कोई सिक्योरिटी ले ही नहीं रखी है वो सरसाई में आके अपने लोन के बारे में कुछ नहीं कर सकता। एनी पर्सन हैविंग ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अगेंस्ट द बोरोवर शैल फाइल सच ऑर्डर विद। अब देखो कि अगर किसी के पास अटैचमेंट ऑर्डर आया, अब यहाँ देखिए गार्निशी ऑर्डर क्यों नहीं किया इसने, अटैचमेंट ऑर्डर इसलिए किया है
कि फ्यूचर में जो एसेट एक्वायर होने वाले हैं उनसे भी आप वसूली कर सकते हैं। तो अटैचमेंट ऑर्डर अगर आ जाएगा तो उसको भी आपको सरसई में देना है। अगर आप सरसई में नहीं देते और उससे पहले कोई सरफेसी में मॉर्गेज वो कर देता है वहां पे, तो उसका राइट पहले हो जाएगा। सरसई विल बी डीम टू बी पब्लिक नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ। और सरसई की जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सरसई का रिकॉर्ड पब्लिक करना है या नहीं करना है, तो बिल्कुल साफ साफ आंसर है पब्लिक करना है। No secured creditor shall be allowed to exercise right of enforcement of security under the security interest created has been registered with the central authority. Secured creditor and creditor holding order of attachment shall have priority over all subsequent security। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि secured creditor या creditor जिनके पास ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है उसकी प्रायोरिटी रहेगी उसके बाद के सारे चार्जेस से ऊपर, ठीक है, और वो सेल लीज कर सकता है उन सबसे पहले। अब ये जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा। अब रजिस्ट्रार से मतलब क्या है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, ऐसे ही इस चीज का भी सेंट्रल रजिस्ट्रार होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड करी गई है कि वो किसी भी पर्सन को इसका रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड 2011 में इसमें अपॉइंटमेंट आया, तो उन्होंने इस बात को बोला हुआ है कि सब सेक्शन 1 और 21 सिक्योर सरफेसी एक्ट के 21 के सब सेक्शन 1 में इस बात को दिया गया है। रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो अब ट्रांजेक्शन के रजिस्टर करना, ठीक है। क्या सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब भी आप मॉर्गेज करते हैं तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन कहलाता है। वो क्या करेगा, किसी का भी सिक्योरिटाइजेशन, किसी का भी रिकंसन और किसी का भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जब क्रिएट करता है तो उन सारे ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा और मेंटेन करेगा, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर, फ्लॉपी, डिस्केटी, किसी में भी करे, एनी अदर मेड, कुछ भी वो मेथड से इन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब है फाइलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। कैसे आप फाइल करेंगे, तो उसने बोला हुआ है फाइलिंग की जो डिटेल्स है is required to be filled with the central registrar के सामने फिट, मतलब उन्हें फिट करनी वेबसाइट में। The period of filing also such may be prescribed as 30 days after the date of transaction। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन करने का मतलब आपने लोन दिया और इक्विटेबल मॉर्गेज कर लिया, तो इक्विटेबल मॉर्गेज करना ही है ट्रांजेक्शन। द सेंट्रल हैज टू, और उसके लिए कुछ फीस रखी है। कोई मुझे स्टूडेंट ये बताए इसके लिए फीस कितनी है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। आप लोग बताओ जरा फीस कितनी है, आंसर करिए। जो लोग डील करते हैं वो बताएं। The particular are required to be filed as stated above the securitization company. The delay is filing said particular can be condoned by the, और अगर आप डिले कहते हैं तो मना कर सकता है, उसको एक्सटेंड कर। The delay in filing the said particular condoned by the central registrar for period of next 30 day after first 30 day prescribed। यानी कंडोन करने वाले उसको सुपरसीड कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा परमिशन दे सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट ऑफ फीस नॉट मोर देन 10,000 तक की फीस लगा सकता है। आंसर करिए, कुछ लोगों ने आंसर किया क्या? 100 प्लस जीएसटी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ, कितने दिन अकाउंट एनपीए होने के बाद सरफेसी लगा सकते हैं? सुनील कुमार जी का क्वेश्चन, आंसर कर सकता है कोई? एनपीए होने के कितने दिनों बाद हम सरफेसी लगा सकते हैं? इमीडिएटली सर, हाँ, जिस दिन एनपीए हो जाए उस दिन भी लगा उसी सकते हैं, दिन लगा ठीक है। सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें बोला हुआ है एनपीए होना चाहिए अकाउंट, देना पड़ेगा ना। जैसे ही एनपीए होगा तो हो जाएगा। अच्छा, आंसर 2 आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 5 लाख तक 50 है, उससे ऊपर 100 है, और कुछ लोगों ने 100 प्लस जीएसटी है। जीएसटी तो देखो एक एडिशनल पार्ट है। एल जीना ने बोला हुआ है इतना।
आफ्टर 30 डे 5 टाइम। अच्छा ये पेनल्टी बोल रहे हैं अशोक यादव जी कि 30 दिनों के बाद करेंगे तो 5 टाइम तक, नो टाइम लिमिट। तो ये क्वेश्चन भी कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंह, अब मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, अब पता लगा उसमें राम सिंह की जगह श्याम सिंह करना है आपको, तो उसने बोला हुआ है whenever is modified, the modification required to file before the central register, it is the duty of securitization and registration company, the secured creditor। अब देखो मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है कि सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब टेक ओवर करती है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है। और फाइलिंग द मॉडिफिकेशन सेम प्रोविजन एज आर मेड रजिस्टर चार्जेस अप्लाई, उसमें जो भी चार्ज लेगा दिस मीन मॉडिफिकेशन विल हैव टू फाइल विद इन 30 डे ऑफ द। अब मान लिया किसी कंपनी ने उसको एसेट को एक्वायर कर लिया, उस कंडीशन में 30 दिन का रहेगा और डिले भी मिल सकती है वही नेक्स्ट 30 डे। तो एक तरह से वो पूरा बोला पूरा वही है। और ये 10 टाइम्स तक का वो कर सकता है। ऊपर था, अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, 10,000 नहीं था, ये 10 टाइम था, 10 टाइम्स। तो अभी कुछ लोगों ने आंसर दिया है यूट्यूब में 5 टाइम्स है, तो वो थोड़ा सा देखिए जरा क्या मामला है। बुक के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स तक की प्रेस्क्राइब फी है। चलो आगे देखते हैं। सेटिस्फैक्शन, अब एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ के अकॉर्डिंग टर्म में सेटिस्फैक्शन, सुन लेना इस बात को, रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाई ऑन पेमेंट ऑन फुल अमाउंट बाय द बोरोवर, यानी हटाना। द ड्यूटी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन is on the securitization registration company or secured creditor, as the case may be. The reporting is required to be done within 30 day of the payment। यानी आपने जो चार्ज लगाया था उस प्रॉपर्टी पर सरसाई में रजिस्टर किया था, बोरोवर ने आपका पेमेंट कर दिया, तो आपको 30 दिनों के अंदर हटा देना है। सेटिस्फैक्शन का मतलब एक तरह से कैंसिल करना समझ लीजिए आप, ठीक है। On receipt of the satisfaction of charges of central reserve, required to cause a notice to issued by the securitization company or calling upon to show cause within a time not exceeding 14 days as to why the payment of satisfaction should not be recorded as। तो उससे क्या है, अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो उसमें उस कंडीशन में आपको नोटिस भी आ सकता है। इफ नो कॉज इज शोन देन द सेंट्रल रजिस्ट्रार हैज टू ऑर्डर मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्रिप्शन शैल बी entered in। If any cause is shown in the central registrar shall record a note to that effect, the central registrar and shall inform the borrower about। तो वो क्या कहता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखिएगा, on receipt of satisfaction of the charge of the central registrar is required to cause a notice to be issued to the securitization company। तो वो अगर उसे कोई ऐसा कुछ मिलता है बोरोवर की तरफ से तो वो उसको नोटिस देगा इन कंपनियों को, क्योंकि यही कंपनी तो रजिस्ट्रार वो अपना रजिस्टर कर रही है मॉर्गेज को। कॉलिंग अपॉन टू शो कॉज नोट, तो उसे 14 दिनों के अंदर वो करना है पेमेंट, मतलब नोटिस देना है 14 दिनों के अंदर कि टू वाई द पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज इंटीमेट। तो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आपने किया उसको वो करना है, ठीक है। सर ये क्लियर नहीं है कि उसको 30 दिन के मतलब पैसा जमा करने में 30 दिन के अंदर वो सेटिस्फेक्शन चार्ज हटा देना चाहिए, और ये 14 डेज वाला क्या है फिर उसके बाद? अगर उसने नहीं हटाया और किसी ने शिकायत कर दी तो उनको बोलेगा भाई 14 दिनों में बताओ ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा ठीक ठीक, ये हुआ ठीक। भाई किसी ने ना, मतलब ऐसा हो सकता है ये ना, ये देखो, इफ एनी कॉज इज शोन इन द सेंट्रल रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड ए नोट दैट इफेक्ट इन द सेंट्रल रजिस्टर एंड शैल इन्फॉर्म। तब वो जो भी कॉज बताएगा उस कॉज को वो बोरोवर को इन्फॉर्म करेगा। शैल इन्फॉर्म टू द बोरोवर अबाउट, कि क्यों नहीं किया। अगला है राइट टू इंस्पेक्ट। ये तो बहुत कॉमन सा है भाई, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो उसको आप क्या कर सकते हो, राइट टू इंस्पेक्ट पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। द पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इज are open for inspection by any person during office hour on payment of fee as prescribed भी। यानी कोई भी बंदा जाके देखना चाहे दे सकता है, उसकी जो भी फीस है उसे वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एक अगला टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक, उसे भी कर लेंगे तो हम सरफेसी की पीएचडी कर सकते हैं।
और बाकी कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिकल आते हैं उसमें मैदान में, तो प्रैक्टिकलिटी में कहीं कहीं कुछ चीज़ें डिफर करती हैं, तो वो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली इससे डिफर कर रही हैं। ठीक है, और मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक खोलता हूँ जरा। इस बीच में आप लोग कुछ बोलना चाहें, सुनना चाहें, कोई क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे वॉइस नहीं आ रहा, क्या सही बात है? वैसे मेरे में तो आ रहा, मैं तो पैरेलल देख रहा हूँ ना। ऐसे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था, अब बिल्कुल आवाज बहुत कट कट के आ रही थी आवाज। अब तो सही ऐसा है तो नहीं पूरी। कि आपको कट के आ रही थी, बाकी लोगों को नहीं आ रही थी? इसलिए मैं चुप बैठा सर, मैं बोला नहीं, मैं हो सकता है मुझे ही आ रही हो। तो सही आपने बात। पूछा तो मैं बता दिया। नहीं, आवाज क्लियर आ रही थी सर। आवाज क्लियर थी सर, हम लोगों को आवाज क्लियर आ रही थी। चलो अब तो कोई क्लियर बात है। नहीं है। अच्छा, ये जेआईबी वाले जरा मुझे कंफर्म कर देंगे, इसके बाद की यूनिट है क्या सरफेसी में? एक उसका पेनल्टी वाला था ना, एक मिनट रुकिए जरा, पेनल्टी का भी था ना इसमें? नहीं, ऑफेंस एंड पेनल्टी है। है ना सर, ऑफेंस एंड पेनल्टी है और मिसलेनियस है इसके बाद। हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे कोई अड्डा वड्डा को थोड़ा एथिक्स पढ़ा दो भैया। सर अड्डा इस वालों के लिए तरह तो यही की बोलूंगा सर मैं कि जो पत्थर उधर फेंके, आपके लिए बात बोलूंगा खैर, कि पत्थर उन्हीं को फेंके जाते हैं जो फलदार वृक्ष रहते हैं सर। जिनसे कुछ आदमी ले सकता है, उन्हीं को पत्थर फेंक सकते हैं सर। ये बात भी सही है, पत्थर सर उन्हीं इन को लोगों ने फेंके क्या जाते आपका हैं जो फलदार वृक्ष होते हैं। सर इन लोगों ने क्या हाँ, आपका डेडिकेशन नहीं देखा है पढ़ाने में, मैंने देखा है सर। आप जो हाँ। समर्पण जिस भाव से पढ़ाते हैं सर, वो कोई मेरे ख्याल से दूसरा टीचर नहीं पढ़ाता होगा सर। इतना वो ऊपर तो जा खैर चलो जाके, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, वहां पे आपने जाके आप आपने एक चीज पढ़ाते देखी हैं। होगी हम्म। कि मैं अपनी लाइव क्लास में और टीचर को भी कोट करता हूँ, लेकिन अच्छे के लिए कोट करता हूँ, कभी किसी की बुराई नहीं करी मैंने। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप 36 चैनल देखिए, कोई इशू नहीं है। भाई आपको तो नॉलेज लेनी है, जेआईबी पास करना है, आपका पर्पज ये है। लेकिन आज जो है 5 कमेंट लगातार डिफरेंट पर्सन के, सिर्फ उन्होंने अड्डा 24/7 लिखा हुआ था। बहुत ही गलत बात है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि कभी कभी जैसे मैं देख लेता हूँ यूट्यूब में भी, और टीचरों के भी देखता रहता हूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। कई सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले यूट्यूब पे डाले थे, सेम वो कॉन्सेप्ट आज समझा रहे हैं वो, उसी डायग्राम स्टाइल में। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो सीखने के लिए सबसे तैयार हैं, सीखते भी हैं, दूर सर से तो हम सर बहुत सीखते हैं, आईआईबीएफ बहुत। तो आगे निकल गया, अब उन लोग तो अब पहुंचे वहां, आप आईआईबीएफ और आगे निकल गया। आईएफबीएफ तो हमेशा आगे रहेगा, उससे कोई कम्पीट हाँ नहीं कर सकता। सर इन लोगों ने अभी मैराथन क्लासेस में मैराथन क्लास लेते हैं बिना रुके हुए। क्या हुआ था? सर आपकी जो मैराथन क्लास रहती है 6-6 7-8 घंटे की, इतना कोई टीचर नहीं लेता होगा इतना लंबा। आपका डेडिकेशन इन लोगों को पता नहीं पढ़ने और का। कल आपने एक सेंटेंस में सारी बात बोल दी कि जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, किसी के कहने से कोई नहीं करता कोई नहीं है ना, पढ़ता, जिसको जहां अच्छा लगता है वहीं पढ़ता है। वही आप पढ़ता किसी है। को तो ये बैठा के नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते ही बंदूक, है ना। तो हम 1 बजे तक बैठे तो किस लिए बैठे सर, नहीं तो आदमी 1 बजे तक क्यों बैठेगा। नहीं, हाँ, हाँ। इट इज चलो, फैक्ट सर। ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया आपके, देखिए जरा। यस सर। आ गया ना? नहीं, अभी स्क्रीन पे आगे आ गया, सर। ठीक है, ठीक, आ गया, आ गया। तो अब ये बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे।
चलो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा कोई बात, चलिए अब अभी मैं पीछे बैक एंड पे एक चीज रिसर्च करवा रहा था। रिसर्च ये हो रही थी कि जो 13/4 का नोटिस होता है उसको विद इन 7 डेज पब्लिश करना पड़ता है। अभी हमने इतनी चीजें पढ़ी, कहीं पर ये बात आई नहीं लिखी, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्ट में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया हो। जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये रूल पहले था, बिल्कुल था कि विद इन 7 डे आपको पब्लिश करना है, लेकिन अब ये 7 डे वाला कहीं सेंटेंस नहीं आया। तो जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो लोग मुझको शेयर कर सकते ओपन फोरम पे। यही रूल है सर, 7 डेज, है 7 डेज का ही रूल है सर। पर वो एक्ट में 7 क्यों नहीं दिन मिला में ही हमें, ना publish इस कर बुक दी। में मिला। अगर कहीं मिलता है तो आप वो करो, हेलो, स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। चलो अब देखो हेलो, कि भैया बोरोवर के तो पीछे पड़ गया एक्ट, क्या कोई पेनल्टी के भी प्रोविजन है इसमें, उसकी बात करते हैं। तो सेक्शन 23, 24 और 25, जहां पर देखो 23 में क्रिएट करना, 24 में मॉडिफाई करना और 25 में सेटिस्फेक्शन करना या कैंसिल करना, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते। इफ द सिक्योराइजेशन कंपनी और सिक्योर्ड क्रेडिटर fails to perform any duties stated above, the company and the officer concerned for the default as per the provision of selection are punishable with fine that may be extended 5,000 rupees for each day during which default continue। देख लो कितना गंभीर है मामला। तो जो लोग इक्विटेबल मॉर्गेज किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ हाउसिंग लोन बांटे जा रहे हैं, 30 दिनों के अंदर सरसाई में रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा 5,000 पर डे। बोरोवर छूट गया, आपका नंबर आ गया। अब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन, आरबीआई के कंप्लायंस अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। इफ सच कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, कंपनी से मतलब लोन देने वाली कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैंक, कोई भी आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा, देन सच कंपनी इज पनिशेबल विद द फाइन नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, यानी अप टू 5 लाख तक, ठीक है। इन केस फर्दर कंटिन्यूएशन अगर होता है तो 10,000 पर डे, ठीक है, 10,000 पर डे। ऑफेंस, ऑफेंस के लिए बोला हुआ कि क्या क्या इसमें ऑफेंस है। तो उसमें ऑफेंस बोलता है कि एनी पर्सन contravenes, attempt to contravene, abets to contravene the provision of the act rule made there under he shall be punished। contravene का मतलब होता है एक तरह से कि violate करना, deviate करना। तो उसको जो है एक तो imprisonment हो सकती है और 1 साल की, और फाइन दोनों हो सकती है। The act has made various provision where duties are cast on the borrower, the secured creditor, तो सबके लिए है यहाँ पे। एनी कंट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजन पनिशेबल। तो बोरोवर भी लाइन में है, बैंक भी लाइन में है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सब लाइन में। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 30 प्रोवाइड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर इतना in relation to the non-compliance with the provision इतना इतना under इतना इतना any other provision except upon a complaint in writing made। तो वो कॉग्निजेंस नहीं लेता, मतलब सरफेसी एक्ट कुछ भी करता रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं बोलते। कब बोलेंगे, एक होता ना स्वतः संज्ञान लेना, हिंदी में बोलते। कहीं पे देखो मर्डर हो जाता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, फिर भी हाई कोर्ट से आ जाता है। कोरोना में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलता रहा सरकार को क्या कर रहे हैं करके। तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब है किसी अपराध को संज्ञान में लेना, मतलब उसमें घुस जाना बिना किसी शिकायत के। तो सरफेसी के लिए बोला एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री और एन ऑफिसर ऑफ आरबीआई, जब तक सेंट्रल रजिस्ट्री या आरबीआई कोई लिखित कंप्लेंट नहीं करेगी तब
तक कुछ भी हो रहा है तो उसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। द आरबीआई एंड द cognizance of the offence under इतना shall be taken by the metropolitan magistrate or judicial magistrate first class only, no court below the rank then take the, तो वो भी जो कॉग्निजेंस है वो शिकायत पे ही लेंगे, और उसमें भी कौन है, उसमें बोला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले ही ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आया मिसलीनियस प्रोविजन पे। मिसलीनियस प्रोविजन बस 5 से 7 मिनट में हम लोग से खत्म कर लेंगे। सर 1 मिनट वो दिखा दो, पेनल्टी क्रिएट करने वाला सेक्शन। क्रिएट करने वाला मीन्स ये 23, 24, 25। मधु कौन सा पूछ रहे हैं आप? यही था सर, यही था। मतलब इसमें है ना, अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए सेक्शन 23 है, चार्ज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए, मॉडिफाई कब होता है, मॉडिफाई किस कंडीशन में होता है भाई, पहले किसी बैंक ने लोन दिया था, अब बैंक से ये मामला कहाँ चला गया है, एआरसी में, तो वहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम एआरसी आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, मिसलेनियस वहाँ जहाँ ये था ना कि 10 टाइम्स है, यहाँ फिर 5000 कैसे हुआ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा वाला? वो कहता ना बोर्ड, आपने यदि सरसई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया सरसई तो हाँ। 10 टाइम फीस का वो है, और यहाँ फिर 5000 आया है, तो इन दोनों में क्या नहीं, डिफरेंस है? ये तो वायलेशन है ना, एक बार देखते हैं। इफ द कंपनी fails to perform any duties stated above, the company and the officers concerned for default as per provision section are punishable with a fine of that may be extended to 5,000 rupees for each day during which default continue। नहीं, यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे उन्होंने फीस कितनी रखी है क्रिएट करने की, 100 रुपए ना, हाँ, तो 100 एक महीने रुपए का तक 10 टाइम कितना हुआ, एक महीने तक आप नहीं करते हैं तो उसमें पेनल्टी लगेगी, मतलब है ना, तो ये जो है, चार्ज है 5 और 10 टाइम। उसको 5000 तक एक्सटेंड, पर डे तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ मतलब एक तरह हायर रेंज है ये उसकी, ठीक सर। ये नॉर्मल पेनल्टी है 10 टाइम वाली, और ये उसकी हायर रेंज है। ठीक है, जी सर। चलो मिसलेनियस प्रोविजन में देखते हैं क्या है। नो एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन ऑफ सरफेसी इन सर्टेन केसेस, कहाँ कहाँ ये लागू नहीं होता है, कहाँ कहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 31 में बताया हुआ है कि एक्सक्लूजन किन केसेस में नहीं कर सकते, कौन से केस में, लियन के केस में। ठीक है, ऑफ एनी गुड मनी सिक्योरिटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई लियन लगा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लियन लगा हुआ है, और एनी अदर लॉ, तो यानी लियन पे लागू नहीं होता, एक बात। अब दूसरा, प्लेज ऑफ मूवेबल विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 172, सेक्शन 172 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्लेज को डिफाइन किया गया है, उस प्लेज मूवेबल पर भी लागू नहीं होता। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल, वेसल समझते हो, जो जहाज को एक तरह से वेसल बोलते हैं, पानी के जहाज होते हैं, as defined meaning the section of merchant shipping act, उस पर नहीं हो सकता। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एनी एयरक्राफ्ट एक्ट में नहीं हो सकता। उसका रीजन जो मुझे लगता है कि शिपिंग और एयर, इसमें जो बाउंड्री का स्विचिंग होता है ना, वो अनकंट्रोलेबल है, मेरे को ऐसा लॉजिक लगता है। एनी कंडीशनल सेल, हायर परचेज, लीज विच नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन, जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं किया गया, वहां नहीं हो सकता। एनी राइट ऑफ अनपेड सेलर, अब देखो ये इस बात को समझना, वैसे तो आपका जेआईबी में क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर कौन होता है। एनी प्रॉपर्टीज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट,
कोई ऐसी प्रॉपर्टीज को आप अटैच ही नहीं कर सकते। जैसे कोई बता सकता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया की प्रॉपर्टी होती है उसको हम अटैच नहीं कर सकते। एनी प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर्टी स्पेशली चार्ज विद द डेट रिकवरेबल अंडर एक्ट और सेल अंडर। तो इस सिविल प्रोसीजर के इसमें कोई एक्ट में मना किया वो नहीं हो सकती। एनी सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिंग रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी। तो ये भी बता दिया था कि भैया मोर देन 1 पे है, अगर मोर देन 1 लाख नहीं है तो नहीं ले सकते। एनी सिक्योरिटी एग्रीकल्चर लैंड वाली नहीं हो सकती, ये मैंने पहले बता दिया था। और 20% से कम अगर किसी का ड्यू रह गया है वहां पर भी लेस देन 20%, यानी जो ड्यू होने चाहिए वो मोर देन और इक्वल टू 20% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड फेथ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऑफिसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई कोर्ट आपको दंडित नहीं कर सकती। ठीक है, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कैन बी टेकन विदाउट फियर ऑफ काउंटर एक्शन, मतलब वो पता लगा आपने सरफेसी लगाया, उसने जाके पुलिस में शिकायत कर दी आपकी, पुलिस के दरोगा उठा ले गया आपको, तो वो डरने की बात नहीं है, लेकिन सही काम करना है। ऑफेंस बाय कंपनी, अब कंपनियों के कुछ ऑफेंस की बात करी गई उसमें। क्या बात करते हैं? If a company and its officer commit any offense, there are provisions for some statutory obligation. If these statutory obligations not observed, the contravention of the, तो यानी अगर जो उनको एक संवैधानिक ऑब्लिगेशन पूरे करने वो नहीं करते हैं तो आपको घेरे में ले सकती है। इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड अंडर दिस एक्ट, such company as well as any person who is in charge of business company are deemed to be guilty of the offense and that they are liable to prosecuted and punished। अगर कोई गड़बड़ करोगे तो हो सकता है काम आपके पास। ठीक है। परमिशन पर्सन एक्टिंग फॉर द कंपनी प्रूव द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट नॉलेज। हाँ, इट इज परमिसेबल फॉर ए पर्सन, अब उसे विदाउट नॉलेज में उससे हो जाए तो उससे फिर उसको थोड़ा राहत मिली है। ठीक है। प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है। इन सच केस and on proving his stand the person concerned shall not be punishable। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सिविल कोर्ट हैव नो जुरिडिक्शन, बार बार हमने बात कर रही है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन एंटरटेन एनी शूट ऑफ प्रोसीडिंग, इनसे कोई मतलब नहीं है। जाना है तो डीआरटी जाएं। ओवरराइडिंग इफेक्ट हमने बता दिया कि ये बहुत सुपर पावर एक्ट है, इसने पुराने एक्टों की सारी पावर को खत्म किया हुआ। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट से मतलब है कि आप सरफेसी लगाने जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 36 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में जो जो आपको पावर है उसी तरह, जैसे कि कोई भी एक्शन है तो 3 ईयर से आपको कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल के अंदर लेना है। अगर वो आपका अकाउंट दिया हुआ है और आपने डॉक्यूमेंट रिवाइव नहीं किए हुए हैं तो 3 साल के अंदर न जाना, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट रिवाइव करके फिर फर्दर 3 साल के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है उस एक्ट में, कोई भी वो रूल बना सकती है। द एक्ट ऑल्सो अलाउ टू गवर्नमेंट टू नोटिफाई द रूल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक गजट, जो आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक गजट है उसमें भी दे सकती है, वेबसाइट में भी दे सकती है वो कोई रूल। ठीक है। वेयर एवर द पब्लिक मेक रूल, गवर्नमेंट मेक रूल, तो उसको जो है वाइल इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड 30 डेज, तो जो सेशन है उससे 30 दिन पहले उस रूल को रखना पड़ेगा, जिससे वो 30 दिनों के अंदर वो कुछ अमेंडमेंट करना है तो कर ले। बोथ हाउसेस शैल एग्री टू द रूल्स फ्रेम दे कैन मेक मॉडिफिकेशन देयरइन और डिसाइड नॉट टू मेक रूल। द रूल गेट्स वैलिडिटी मैनर बोथ हाउसेस इज ऑलरेडी मेड रूल। तो इसमें बेसिकली वो जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो रूल बनाने की जो भी पावर है उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको 30 दिन पहले बता देना है कि हम ये रूल में ये चेंज चाहते हैं, तभी वो उसको वो करेंगे। ठीक है।
ये कुछ एक्ट हैं जिसमें उसमें अमेंडेड फॉर सम रिलेटेड प्रोविजन, कुछ कंपनी एक्ट में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट में। तो अमेंडमेंट क्या किए हुए हैं, सेक्शन 4A किया हुआ है इसका। क्या किया हुआ, पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4A कंपनी। यानी किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड विद द RBI एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग, किसी भी कंपनी को पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी घोषित करने के लिए RBI के एक्ट, RBI ने जिसको कहा है कि ये वो है, तो उसमें एक सेक्शन में इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंड किया गया है यहाँ पे, सिक इंडस्ट्रियल में कहा गया है इसमें। For the purpose of providing reference pending the BIFR shall abate its secured creditor। अब इसमें क्या है, कंसोर्टियम वाले मामले में कि 60% वैल्यू वाले ही लोग वो उसको कर पाएंगे, जो भी उन्हें करना है ना कंसोर्टियम करने कर, कंसोर्टियम फाइनेंस में 60% की जिनकी भागीदारी वही वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस ही हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट जो सेशन है हमारा होगा NPA प्रोसेस DRT पे होगा। अगर आपने ये पूरे अच्छी तरह समझ लिया है तो DRT भी आप समझ जाएंगे, आपका रिकवरी वाला सेगमेंट काफी कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है, काफी कुछ ये पूरा हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। खाना खाइए और फिर मिलते हैं दोबारा। सर किस टाइम? 9:15 के आसपास। चलिए, थैंक यू ऑल। जैसे